हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। सर ये कहाँ से आ गया? सर ये तो रोटेशन होने चाहिए था। रोटेशन कहाँ गया? अरे रोटेशन में ना थोड़ी सी एडिटिंग थोड़ा सा इश्यू हो गया था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा जब तक वो आउट होगा तब तक मैं ये बना के पहले डाल दूं, उसके बाद एडिटिंग वाला वो देख लिया जाएगा। ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम थोड़ी ना है ना। चलिए भैया जी, तो पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। इट्स अ फेयरली इजी चैप्टर, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ खास मुश्किल मुश्किल नहीं है। चैप्टर बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा छोटा ही चैप्टर और डायरेक्ट चैप्टर है, तो इसको तो आप एक ही दिन में पूरा निपटा सकते हो। ठीक है, काफी सारी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेंगी आपको, तो क्वेश्चंस भी देखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो उनको आना ही आना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया सबसे ऊपर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी फिजिक्स 80% फिजिक्स तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ में आती है। थ्योरी तो बस एक है, बेस है बस। चलो जी, आओ जी, देखिए भैया, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड से पढ़ने पढ़ने के लिए सबसे पहले इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये समझना। ये इलास्टिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको दिखने में। ये लिखा है इलास्टिसिटी, ये लिखा है प्लास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसके डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव्ड। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कहने का मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या है, कोई मटेरियल को आपने कोई जैसे कोई बॉल मान लो, कोई पेपर मान लो, मैंने ऐसे डिफॉर्म कर दिया, जैसे डिफॉर्म किया उसके बाद मैंने छोड़ दिया। पहले मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स से डिफॉर्म किया, फिर फोर्स हटा दिया और वो अपने पोजीशन में वापस आ जाती है। और अगर वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि भैया इरेजर, रबड़, जो आपके रबर बैंड्स हैं, जैसे स्प्रिंग है ना, कंप्रेस करो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है, रबर बैंड को खींचो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अपना साइज और शेप रिगेन करने की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। आई होप क्लियर होगा। और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, और ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तभी तो हम बोलते भी इलास्टिक्स है ना, इनको इलास्टिक्स तो बोलते हैं, है कि नहीं। चलो भैया, एग्जांपल स्क्वीज बॉल, रबर बैंड, स्प्रिंग, आपको यहां पे आप देख सकते हो, सिंपल चीज देख सकते हो कि आपने बॉल को ओरिजिनल कंडीशन थी ऐसी, इसको स्क्वीज किया, फोर्स लगाया, डिफॉर्म कर दिया, फिर जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया गया, बॉल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। क्लियर है? कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल था? सर बहुत मुश्किल था। अरे नहीं, ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब आते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। प्लास्टिसिटी इसका जस्ट अपोजिट है। प्लास्टिसिटी इसका जस्ट अपोजिट है। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव्ड। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है भैया? अगर आपने एक बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, आपने एक बार बॉडी को डिफॉर्म कर दिया और वो डिफॉर्म की डिफॉर्म ही रह गई, वो डिफॉर्म की डिफॉर्म ही रह गई, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे भैया ये पॉटर बना रहा है, ये सोचो, ये क्ले से आपके लिए वो यूटेंसिल बना रहा है। इमेजिन करो कि अगर ये इलास्टिक होता, इमेजिन करो ये अगर इलास्टिक होता तो कभी बना ही नहीं पाता। ये जैसे जैसे डिफॉर्म करके शेप बनाता, वापस फिर से मिट्टी बन जाती, फिर से क्ले बन जाती। तो ये क्या है? प्लास्टिक है। हमारी क्ले क्या होती है? प्लास्टिक होती है। और होनी भी चाहिए भैया, है ना, तभी तो क्ले से हम इतने सारे अलग अलग यूटेंसिल्स बना पाते हैं मिट्टी के, है ना। और अगर ये इलास्टिक होती तो इतनी मुश्किल से मेहनत, पॉटर इतनी मुश्किल से बर्तन बनाता, वापस मड बन जाता। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी क्या है कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसे डिफॉर्म किया, और जैसे डिफॉर्म करने के बाद फोर्स हटाया, जैसे डिफॉर्म करने के बाद फोर्स हटाया, बॉडी वहीं वैसी की वैसी रही, बॉडी डिफॉर्म की डिफॉर्मिटी रही। तो इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज है भाई, है ना। दुनिया में सब चीज का यूज है। तो आपने देखा भाई, पॉटर इसका यूज करता है मड से कुछ बनाना हो। और ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूं कि भाई दुनिया में ना कोई भी मटेरियल 100% इलास्टिक और प्लास्टिक नहीं होता। कोई भी मटेरियल 100% इलास्टिक या 100% प्लास्टिक नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रबर बैंड है, फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने ऐसे खींचा, रबर बैंड को आपने ऐसे खींचा, एक रुकना, मैं एक रबर बैंड लेके आ रहा हूं,
जैसे ये है, आपने इसको खींचा, ये वापस आ गया, कि खींचा तो वापस आ गया, तो इलास्टिक मटेरियल दिख ही रहा है ना। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म किया, जैसे फोर्स हटाया वापस आ गया। तो बहुत सिंपल है। तो ये 100% इलास्टिक क्यों नहीं हुआ? 100% इलास्टिक ना होने का मतलब समझना, एक्चुअली कोई भी मटेरियल को जब डिफॉर्म करते हैं, इलास्टिक की मटेरियल की बात कर रहा हूं, इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, कोई भी मटेरियल को जब हम डिफॉर्म करते हैं दोस्त, तो वो एक्चुअली अपनी पोजीशन वापस तो ले लेता है, अपनी पोजीशन वापस तो अपनी कंडीशन पे वापस तो आ जाता है, बट 100% नहीं आ पाता, 100% नहीं आ पाता। समझना बात को। देखो, आपने देखा कि रबर बैंड ढीली पड़ जाती है। आपने ये चीज नोटिस करी, रबर बैंड्स ढीली पड़ जाती हैं। ये ढीली क्यों पड़ती हैं? इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं फिर वापस आ गया, स्ट्रेच करूं वापस आ गया, इसको मैं अगर 1,00,000 बार स्ट्रेच 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 करता रहूं ना, ये ढीला पड़ जाएगा, ये ढीला पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ढीला क्यों पड़ता है? क्योंकि ओरिजिनली ये बैंड ऐसा था, आपने इसको स्ट्रेच किया, आपने इसको स्ट्रेच किया, तो ये बैंड अपनी पोजीशन पे आ जाता है, बट पूरा नहीं आ पाता है। 100% अपनी पोजीशन पे नहीं रहता, 100% अपनी कंडीशन पे नहीं आ पाता, थोड़ा सा डिफॉर्म हो ही जाता है। इट्स लाइक 99.9% अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, लेकिन 1% तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो ही गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि ये कोर्स का नहीं है, थोड़ा सा बस बता दिया, क्यूरियोसिटी के लिए बता दिए, अगर तुम समझ पाए कि ये चीज ढीली क्यों पड़ जाती है, ये चीज ढीली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि इसको स्ट्रेच करके वापस अपनी पोजीशन पे आना ये 100% पॉसिबल नहीं होता। इट्स लाइक ये थोड़ा सा ऐसा हो जाती है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी, थोड़ी सी ढीली होगी, थोड़ी सी अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाई वापस। हालांकि समझ भी नहीं आया, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, ठीक है, रियल चीज का फील आ जाए। चलो अब बात करते हैं स्ट्रेस की, अब बात करते हैं स्ट्रेस की। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिखा हुआ है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। इसको आप आसान भाषा में बोले फोर्स ही याद करो, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बट माइंड में जरूर रखना कि ये फोर्स होना चाहिए एक इंटरनल फोर्स। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या करेंगे? अरे आपकी नीट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आपकी नीट में कायदे में से फोर्स ही दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट डेफिनेशन के लिए कुछ थ्योरी याद करनी पड़ती है ना। ये फोर्स कैसा होना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को हम ऐसा भी बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को हम इंटरनल फोर्स भी बोल रहे हैं। ये बस थ्योरी का पार्ट है, इसको ऐसा नहीं कि आप बैठ के अप्लाई करोगे, इस लाइन को अप्लाई करोगे, कहीं अप्लाई कहीं नहीं करोगे, बट माइंड में रखना चाहिए। माइंड में किसने बोल दिया स्ट्रेस होता है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, तो कहोगे नहीं इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि न्यूमेरिकल्स में हम उसको बिल्कुल इग्नोर मारेंगे, इस लाइन को, कि इंटरनल है एक्सटर्नल, हम जो फोर्स गिवन है उसी फोर्स को अपॉन एरिया कर देंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो फोर्स होगा अपॉन एरिया करके आंसर आ जाएगा। बस थ्योरी के लिए हम बोलेंगे हमें इट इज रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज एरिया? दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? सर व्हाट इज क्रॉस सेक्शन का मतलब बताते हैं। कोई भी चीज को आप कट कर दो, कोई भी चीज को आप ऐसा करो, कट कर दो। लेट्स सी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? चलो जी मैं बताना चाहता हूं। लेट्स सी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। देखो, थोड़ा सा होल्ड करना, जरा सा होल्ड करिएगा, ठीक है। यहीं से पता चलेगा क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट कर दो, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऐसे बीच से कट कर दिया, तो ये जो एरिया पूरा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी चीज को आप कट कर दो, कट करने के बाद जो चीज नजर आ रही है, इसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो एरिया है, ये एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस लेमन। क्लियर है मेरी बात? किसी चीज को कट कर दो, कट करने के बाद क्या चीज दिख रही है, उस चीज का एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, ओके। तो अब देखो, इसको अगर कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, एक सर्कल आएगा, एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक बेसिकली सर्कल ही होगा, ठीक है, ओके।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड हैज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। इस पे बहुत क्वेश्चंस नीट 2020 में ही आया था कि स्ट्रेस की डायमेंशन बताओ। जो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। जो प्रेशर, समझो मेरी बात, जो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, वही स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। दोनों स्केलर क्वांटिटीज भी होती हैं, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों स्केलर भी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, फोर्स ही तो है, काइंड ऑफ फोर्स अपन एरिया है, बट स्ट्रेस को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो फोर्स से ही आ रहा है, स्ट्रेस फोर्स से ही आ रहा है। एरिया तो हर जगह है ही, एरिया तो हर जगह प्रेजेंट है, बस फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस हो गया। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस फोर्स से आ रहा है। तो आप एक बॉडी पे क्या कर सकते हो? भैया बारिश हो रही है, जरा देख लें रिकॉर्डर में, वो रिकॉर्ड तो नहीं हो जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं रिकॉर्ड हो रहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर बॉडी पे या तो वर्टिकल फोर्स लगा सकते हो, वर्टिकली फोर्स लगा सकते हो, या हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो, या फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो, या फिर कोई रैंडम लगा सकते हो, या फिर रैंडम कोई डायगोनल फोर्स लगा सकते हो, है कि नहीं? तो अभी हम इस अपने नीट सिलेबस में सिर्फ दो टाइप के फोर्सेस की बात करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या हुआ? देखो, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्टिकल फोर्सेस लगाने से आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? स्ट्रेस दो टाइप के हैं, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ? एक ऐसा स्ट्रेस जो आ रहा है वर्टिकल फोर्स लगाने की वजह से, वर्टिकली फोर्स लगाने की वजह से आ रहा है, ठीक है, वर्टिकली फोर्स लगाने की वजह से आ रहा है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेस जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाने की वजह से आ रहा है, क्लियर है मेरी बात? बहुत सिंपल है। और यहां से आपको मतलब समझ में आ गया, नॉर्मल का मतलब भी होता है परपेंडिकुलर, तो वो अपने आप ही समझ में आ गया, परपेंडिकुलर स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? यहां पे आप समझ सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, मतलब वर्टिकल फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस कहां से आएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते तो। हॉरिजॉन्टल मतलब अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ऐसे आपने क्या किया, ये बुक है, ठीक है, ये बुक में कॉपी है, तो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे खींच रहा हूं, दिस इज क्या है? ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, ये वर्टिकल फोर्स है। अब मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की थोड़ी सी मोटी बुक चाहिए होगी। हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा खिसकेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे खिसकेगा। वही चीज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, तो वो ऐसे डिफॉर्म होगा, है ना, ऐसे डिफॉर्म होगा। समझ में आ रही मेरी बात? आपने फोर्स लगाया तो देखो, ऊपर वाली चीज आगे जा रही है, ये वाली चीज पीछे जा रही है, वही चीज हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना, कि अगर मैं इसको फोर्स ऐसे लगा दूं तो ये चीज ऐसी हो जाएगी, राइट, ऐसी हो जाएगी, ये चीज आगे जा रही है, ये चीज पीछे जा रही है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलो भैया, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या है भैया? ये दो टाइप क्या है? ये दो टाइप बेसिकली क्या है कि आप ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लगा रहे हो, आप परपेंडिकुलरली दबा रहे हो कि परपेंडिकुलरली खींच रहे हो। अगर परपेंडिकुलरली आप दबा रहे हो फोर्स को, जैसे मैंने परपेंडिकुलरली दबा रहा हूं, मतलब मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर खींच रहा हूं तो बोलते हैं टेंशन स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस एक्चुअली होता है, वो टेंशन से आया है, टेंसाइल टेंशन से आया है, और कंप्रेसिव कंप्रेशन से आया है। तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आता है? जब टेंसाइल स्ट्रेस सर कैसे आता है? टेंसाइल स्ट्रेस तब आता है जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो बट वो खींच रहे हो। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो और दबा रहे हो। समझ में आती बात? तो यहां तक आप ये टेबल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रेस दो टाइप के हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेस और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। वर्टिकल स्ट्रेस दो टाइप के हो सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस को जो नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहा हूं, आपका ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस तब आएगा जब आप खींचोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस तब आएगा जब परपेंडिकुलरली दबाओगे। आई होप इट इज क्लियर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलो जी,
चलो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक ये लाइन लिख लीजिए, शेयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट टू द सरफेस लगता है, ये लगता है टेंजेंट टू द सरफेस, राइट, ये टेंजेंट टू द सरफेस लगता है, देखो सरफेस के टेंजेंट, सरफेस के अलोंग लगता है ना, इसको सरफेस के अलोंग लगता है, सरफेस के अलोंग लगता है, इसको बोलते हैं, इसलिए उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, हाँ जी आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या, बहुत आसान है। मान लो एक रॉड है 10 मीटर की, एक रॉड है 10 मीटर की, मैंने फोर्स लगाया और वो 12 मीटर की हो गई। एक रॉड थी 10 मीटर की, मैंने खींचा, बहुत तेजी में खींचा और वो 12 मीटर की हो गई। तो भैया इसमें डिफॉर्मेशन कितने का है? इसके जो डायमेंशन में चेंज हुआ कितना चेंज हुआ? 2 मीटर का। मान लो इसकी लेंथ जो डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब कितना चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, तो वो क्या होगा 2 मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज 10 मीटर, ये हो जाएगा 0.2। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये याद रखना ओरिजिनल लेंथ होती है। स्ट्रेन कभी भी माइनस नहीं होता, स्ट्रेन आप हमेशा पॉजिटिव लोगे, ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लोगे, कभी नेगेटिव नहीं लोगे। दूसरा, स्ट्रेन देखो डायमेंशनलेस है, ये एक रेशियो है। स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, क्यों? लेंथ अपॉन लेंथ ही तो है, लेंथ अपॉन लेंथ ही तो है, 2 मीटर अपॉन 10 मीटर ही तो कर रहे हो, तो मीटर मीटर लेंथ तो कैंसिल आउट होगी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कुछ मुश्किल तो खास है नहीं, ठीक है। जितना डिफॉर्म किया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज यूनिटलेस, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, वही चीज बोली, हर जो क्वांटिटी अगर यूनिटलेस होती है तो वो डायमेंशनलेस भी होती है। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन? अरे यूनिट हो गई जैसे मीटर, डायमेंशन हो गई m0 l1 t0, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं यूनिट, है ना, मीटर, मीटर हो गई यूनिट। तो अगर कोई चीज यूनिटलेस है, अगर यूनिट है ही नहीं तो मैं उसकी डायमेंशन कैसे लिखूंगा, उसकी डायमेंशन लिखूंगा कैसे? क्लियर है मेरी बात? अगर यूनिट है ही नहीं तो डायमेंशन लिखूंगा कैसे? चलो जी, अब भैया स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है देखो, डेल्टा एल बाय एल ये भी स्ट्रेन है, डेल्टा ए बाय ए ये भी स्ट्रेन है, डेल्टा वी बाय वी ये भी स्ट्रेन है। हालांकि डेल्टा ए बाय ए आपके कोर्स में है नहीं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसे हटा सकते हैं, लेकिन वही चीज है, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा वी बाय वी, ये सब स्ट्रेन है। देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल बाय एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाई वी। सर कब कौन सा यूज करना होता है? सब सर कब कौन सा यूज करना पड़ता है? शेयरिंग स्ट्रेन की बात हम थोड़े से बाद में करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन की बात हम बाद में करेंगे, बट सर कौन सा यूज करना होता है, कौन सा कब कौन सा यूज करना होता है समझ नहीं आ रहा। वॉल्यूमेट्रिक कब यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कब यूज करेंगे? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपके सामने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट दे रखा हो जो मतलब एक होता है ना पतला सा ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा है जो सिर्फ वन डायमेंशनल हो, जिसके पास सिर्फ लेंथ हो, जैसे कोई रोप हो गई, कोई रस्सी हो गई, इसका देखो इसका बस एक ही लेंथ ही है यार, तो इसमें हम यूज करेंगे डेल्टा एल बाय एल। अब कोई लेट से कोई बॉडी है, कोई बॉल है, इट्स अ बॉल, अब बॉल है, बॉल की लेंथ थोड़ी, बॉल की लेंथ या ब्रेथ थोड़ी होती है, बॉल का तो वॉल्यूम होता है। तो आई होप इट इज क्लियर कि जब कोई 3D ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई 3D ऑब्जेक्ट लेंगे तो हम वॉल्यूम बोलेंगे। कोई पतला सा ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ लेंथ ही डिफाइंड है, जिसमें सिर्फ लेंथ ही है, जैसे ये चीज, इसमें सिर्फ लेंथ ही आ रही है, तब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लेंगे। और दूसरा चीज क्वेश्चंस के थ्रू भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू भी क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, ओके, यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक हमें क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन की, वही स्ट्रेस और स्ट्रेन जो अभी पढ़ा है वही बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेस, इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो भैया देखो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? आपने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली, तो वो शेयर, ऐसा स्ट्रेस जो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। अब व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज शेयर स्ट्रेन? शेयर स्ट्रेन क्या होता है? वही चीज है, एक ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ऐसे डिस्प्लेस हो गया, वो ऐसे डिस्प्लेस हो गया, है ना, अपर पोर्शन विल शिफ्ट, ठीक है, आपने ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ये एज्यूम किया गया है, ये एज्यूम किया है कि लोअर पोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि लोअर पोर्शन हमारा फिक्स्ड है, तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसा खिसक जाएगा, है ना,
ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है। इमेजिन अप्लाइंग फोर्स ऑन थिक बुक, वही चीज मैंने बताई। तो स्ट्रेन क्या होगा, यहां पे स्ट्रेन कैसे डिफाइंड है, स्ट्रेन होता है x अपॉन एल। सर व्हाट इज x, व्हाट इज एल? एल तो होगी लेंथ ऑफ साइड, एल होगी लेंथ ऑफ साइड, x हो जाता है, x हो जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, x हो जाता है कितना डिफॉर्म हुआ, ये चीज कितनी आगे खिसक गई। आई होप इट इज क्लियर। ये कितना आगे खिसक गया, कितना आगे खिसक गया, समझ मेरी बात, कितनी लेंथ ये आगे खिसक गया, कितनी लेंथ ये आगे खिसक गया, ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका स्ट्रेन क्या हो गया, एक्स बाय एल, स्ट्रेन हो गया एक्स बाय एल, कि ये कितना लेंथ आगे खिसक गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इसको मैंने एंगल थीटा बोल दिया, इसको मैंने थीटा बोल दिया, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan थीटा हो जाएगा एक्स बाय एल। तो स्ट्रेन को एक्स बाय एल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको tan थीटा भी बोल सकते हैं, इसको tan थीटा भी बोल सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ये एंगल, कितना एंगल वो, कितना एंगल हिला, कितना एंगल वो हिला, ये है, इसको स्ट्रेन को tan थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट, tan थीटा को थीटा भी बोल सकते हैं, tan थीटा को थीटा भी बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब थीटा लेस देन 10 डिग्री होता है, ठीक है। आप समझ, सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा आप यूज करोगे नहीं, ये बस थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है। जैसे कोई चीज डिफॉर्म हो गई दोस्त, कोई चीज डिफॉर्म हो गई, कोई चीज थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, कोई चीज थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, कोई चीज थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, थोड़ा सा एंगल ये खिसक गई, थोड़ा सा एंगल खिसक गई, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्स बाय एल या फिर tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा को भी हम थीटा बोल सकते हैं, कब बोलते हैं, जब ये एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल जब लेस देन 10 डिग्री होता है, तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि tan 3 डिग्री हो जाता है 3, आप ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, tan 3 डिग्री 3 नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कैच है इसमें, थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा कैच है। tan 3 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 होगा, tan 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री होगा, बट आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि अगर थीटा लेस देन 10 डिग्री है तो tan थीटा हो जाना चाहिए थीटा, तो आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हो ना कि tan, अगर मैं कहूं tan 2 डिग्री तो हो जाना चाहिए 2। नहीं दोस्त, देखो tan 2 डिग्री को आप सिर्फ 2 लिख के नहीं छोड़ सकते, tan 2 डिग्री को आप लिखोगे 2 लिखोगे, बट इस 2 को आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में। एक्चुअली देखो tan 2 डिग्री, तो अगर ये आप ये चीज लगाओगे tan थीटा इक्वल टू थीटा लगाओगे, तो tan 2 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 डिग्री, राइट? होना तो यही चाहिए, tan 2 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 डिग्री। बट आप खुद सोचो, क्या कोई भी लेंथ डिग्रीज में होती है क्या? कोई भी वैल्यू कभी कोई डिग्रीज में होती है क्या? कभी आपने देखा है कि स्ट्रेन आया डिग्रीज में? स्ट्रेन डिग्रीज में थोड़ी आती है, स्ट्रेन डिग्रीज में थोड़ी आती है, तो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। मतलब कि अगर मैं कहूं लेट्स से tan 2 डिग्री कितना होगा, tan 2 डिग्री होगा 2 डिग्री ही, 2 डिग्री होगा, बट हम डिग्री में छोड़ेंगे नहीं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री, तो हो जाएगा पाई बाय 90, दैट इज 3.14 अपॉन 90। इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो होगा tan 2 डिग्री, वो होगा tan 2 डिग्री, ठीक है, वो हो जाएगा आपका tan 2 डिग्री। तो ये छोटा सा चीज है, हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, और हमारा आंसर रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब अगर कल को कोई पूछे tan 3 डिग्री क्या होता है, तो वो होता है 3 डिग्री होता है, बट क्योंकि आंसर हम डिग्रीज में नहीं बोलेंगे, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 3.14 अपॉन 180, इस ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन की, अब ठीक है, ये बात कर ही ली, शेयरिंग स्ट्रेन की बात तो कर ही ली, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ।
तो वही वही चीज है। तो शेयरिंग स्ट्रेन आपका क्या हो गया, एक्स बाय एल हो गया, tan थीटा हो गया, थीटा हो गया। बट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा लेस देन 10 डिग्री हो। ये चीज याद रखिएगा। सिमिलरली वी कैन कॉल, वही चीज मैंने बोली, डेल्टा एल को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा वी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नो टर्म फॉर डेल्टा ए बाय ए इन एनसीईआरटी, कुछ गिवन नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। अब बात करते हैं दोस्त हुक्स लॉ के बारे में। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सिंपल सा लॉ है। हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस है, ये आर नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है, माफ कर दीजिए भैया, ये के, ठीक है, के, दिस इज के। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, के इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एंड के इज कॉल्ड, अभी बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब कि बस ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है, सोचो सोचो सोचो। मैं जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन स्ट्रेन कहां से आ रहा है, डिफॉर्मेशन से। स्ट्रेन कहां से आ रहा है, देखो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। जब डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, ओरिजिनल लेंथ तो वही है, ओरिजिनल लेंथ तो वही है, तो स्ट्रेन ज्यादा कब होगा, जब स्ट्रेस ज्यादा लगाऊंगा। जब मैं खींचूंगा ज्यादा, जब मैं खींचूंगा ज्यादा, तब स्ट्रेन भी तो ज्यादा ही आएगा, तब स्ट्रेन भी तो ज्यादा ही आएगा। कितना ऑब्वियस सा लॉ है, तो मैं भी दे देता यार, हटो आयुष लॉ लिखो इसको, ठीक है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना, इक्वल, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में लेके आना होता है, तो एक कांस्टेंट लगता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ठीक है। इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं, यही हुक्स लॉ है। स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जो कि मैं भी दे सकता था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगा, के। योर बैटरी इज रनिंग लो, कितनी रनिंग लो चलती है मेरी बैटरी यार। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा इज इक्वल टू के, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसी के को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी के को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप देखो मैं जरा चार्ज करके आ रहा हूं, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी क्वेश्चन आता है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ मैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एम्स में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपकी नीट में भी आ सकते हैं। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स ओबे हुक्स लॉ, क्या सारे ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? मतलब स्ट्रेस हो जाता है के टाइम, ये लीनियर रिलेशन आता है। अच्छा, एक चीज तो थोड़ी सी रह गई शायद, छोटी सी चीज रह गई, ग्राफ। हुक्स लॉ का ना एक ग्राफ होता है जो कि बहुत ऑब्वियस है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस को मैं मान लो, मैं स्ट्रेस को बोल देता हूं, किसे रिप्रेजेंट कर दें, हालांकि इसको अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कोई सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेस को कोई अलग अलग इसके भी वेस हैं। चलो मैं इसको अभी आसान भाषा में करता हूँ, स्ट्रेस को मैं एस बोल देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेस को मैं भी एस बोल देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा क्या स्ट्रेस है क्या स्ट्रेन है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग वो है। इंजीनियरिंग में चले जाओ तो और अलग नोटेशन हो जाते हैं। स्ट्रेस को एस बोल देते हैं, स्ट्रेन को सिग्मा बोल देते हैं। तो कोई भी चीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ये चीज तो याद ही होनी चाहिए, इसको मैंने बहुत बार बताया भी है। कभी भी कोई चीज प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी डायरेक्ट लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, एस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे। तो हुक्स लॉ का ग्राफ यही होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेस, देखो ये हुक्स लॉ का ग्राफ है, मतलब हुक्स लॉ फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब हुक्स लॉ कहता क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो हुक्स लॉ फॉलो कौन नहीं करता, हुक्स लॉ फॉलो कौन नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट, ये लिखिएगा, इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, इसको लिख लीजिए कहीं, इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी। इलास्टोमर्स फॉलो नहीं करते हुक्स लॉ का। इलास्टोमर का एग्जांपल है आयोटा, इलास्टोमर का एग्जांपल है आयोटा, योर लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, वो एक इलास्टोमर है, उसके लिए ग्राफ ऐसे बन रहा है।
मतलब उसके लिए देखो स्ट्रेस क्या है, वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की पावर में कुछ है। जब ये कर्व आ जाता है ना, जैसे कर्व आ जाता है ना, ये कर्व तब आता है जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की पावर। लेट्स से इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी क्यूब, इट कैन बी कुछ भी, तब ये ऐसा कर्व हो जाता है। जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेन स्क्वायर हो गया, स्ट्रेन क्यूब हो गया, तब ऐसा कर्व आ जाता है। और हुक्स लॉ तो यही बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये तो कहता नहीं है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर या स्ट्रेन का क्यूब, ये तो बोलता नहीं है। तो ये चीज फॉलो नहीं कर रहा। तो इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ। आई होप इट इज क्लियर। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप। अभी एक पॉइंट पढ़ के, ये पॉइंट पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आ जाएंगे फटाक से। ठीक है, ये जल्दी से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ के आ जाएंगे फटाक से न्यूमेरिकल्स पे। सर व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? वही बात करी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बहुत सारे नाम है। एक्चुअली पूरे चैप्टर में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो है नेमिंग। वो क्लियर नहीं हो पाती। क्या ये नेमिंग्स ही हैं? जैसे आपको बताया, आपको अभी आपने स्ट्रेस और शियर आपने देखा, शियर स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ये लोगों को क्लियर नहीं होता। तभी मैंने एक बार में ऑर्डर वे में लिख दिया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यही इस चैप्टर में जो कंफ्यूजिंग होता है वो यही कंफ्यूजिंग होता है, टर्म्स समझ में नहीं आता। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन नाम है, सुनना मेरी बात। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगाया गया तो यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलेंगे यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ओके। अगर यही चीज, अगर स्ट्रेस लगाया गया शेयर स्ट्रेस, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगाया है तो बोलेंगे शेयर मॉडुलस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस मतलब वर्टिकल स्ट्रेस लगाया गया है तो बोलेंगे यंग्स मॉडुलस। एंड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड बाय फ्लूइड, मतलब अगर पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ, इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस बोलेंगे। मतलब ये यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है भाई। तो टेंशन मत लेना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। हाँ, इसमें बस नाम अलग अलग है, बट इतना आपको परेशान नहीं करेगा, आपको। ठीक है, बस नाम अलग अलग है। अगर आपको बल्क मॉडुलस पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस पूछेगा तो आपको उस हिसाब का स्ट्रेस और स्ट्रेन भी देगा। ऐसा नहीं होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन दे रहा है और बल्क मॉडुलस पूछ दे रहा है, या फिर आपको शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन दे रहा है और यंग्स मॉडुलस पूछ दे रहा है। ऐसा नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस पूछेगा तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन देगा, शेयर मॉडुलस पूछेगा तो शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन बोलेगा। तो आई होप क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी चीज, शेयर मॉडुलस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, कितना रिजिड ऑब्जेक्ट, कितना रिजिड है, जैसे होता है ना कितना रिजिड, बहुत रिजिड है यार, हिल ही नहीं रहा, कितना रिजिड है। तो वही चीज है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं शेयर मॉडुलस को। ये बस नाम से। हाँ भाई, थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, वही चीज मैंने बताया। ठीक है, वही चीज, देखो फॉर्मूले देख सकते हो। देखो 3 फॉर्मूले देख लो, वही जो अभी मैंने बताया। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। ये क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन क्या हो गया? शेयर मॉडुलस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन, देखो हाइड्रोलिक वर्ड ही फ्लूइड्स के लिए यूज होता है। ये ना हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब ये जो भी हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोलिक, ये वर्ड इज रिजर्व फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। ये वर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए रिजर्व्ड है, इसलिए इसको बोला गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, बिकॉज इट इज अप्लाइड बाय फ्लूइड। तो ये हाइड्रोलिक शब्द से समझ जाना चाहिए कि ये फ्लूइड की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा? वो भी यंग्स मॉडुलस ही होगा। ठीक है, ओके गाइस, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर possessed only by solid materials only। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हो? आप पढ़ क्या रहे हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉलिड्स के लिए वैलिड है। ये चीज आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में नहीं पढ़ोगे। ये चीजें यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ोगे ही नहीं।
ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे इसे सॉलिड्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ये इट इज पजेस्ड बाय सॉलिड मटेरियल्स ओनली। कल को कोई पूछे कल को कोई पूछे मेरे को बताओ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताओ, कोई मुझे पूछे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताओ वाटर का या हाइड्रोजन का, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मॉडुलस रिजिडिटी जीरो हो जाएगी, सिंपल, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कोई लिक्विड्स का या गैस का पूछे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो हो जाएगी, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए वैलिड ही नहीं है ये यंग्स मॉडुलस मॉडुलस रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड्स के लिए, बाकी सब लिक्विड्स के गैसेस के लिए वो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, ओके, अब देखते हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फटाक से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए ओके गाइस, तो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लें, थोड़ा बहुत एवी है बट ठीक है, बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हैमरिंग एंड एनीलिंग, चेंज इन टेम्परेचर, इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड रहता है कि एक्चुअली क्या होता है ना, इलास्टिसिटी आप बहुत हैमर कर दो, अगर ऑब्जेक्ट पे आपने बहुत सारी हैमरिंग कर दी या उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया या कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो उसकी इलास्टिसिटी इफेक्ट हो जाती है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, एक थ्योरी का पार्ट है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले आओ तो उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ अ मास m produces a elongation delta L in a wire of radius r and length L, then the Young's modulus of the material of wire will be। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अब मास m produces a elongation of delta L in a wire, मतलब एक वायर है, लेट्स से कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है ऐसी, उस पर एक मास m अटैच कर दो, तो ये जो मास m होगा, डोंट यू थिंक mg फोर्स लगाएगा, है ना, कोई मास m है, कोई स्ट्रिंग है और मास m इसे नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, डेफिनेटली खींचेगा। तो जो फोर्स लगाएगा ये जो मास m है, mg फोर्स लगा देगा इस स्ट्रिंग पे mg फोर्स लगा देगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो ये फोर्स लग जाएगा, mg फोर्स लग जाएगा इस मास की वजह से, स्ट्रिंग पे नीचे से mg फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ द क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम स्ट्रेन या फिर गामा इंटू स्ट्रेन बोल सकते हैं, गामा या फिर वाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये वाई मतलब वही है यंग्स मॉडुलस मतलब वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया वाई इंटू स्ट्रेन, खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। तो देखो फोर्स कितना है, mg अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, तो mgl अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ये हो गया y। तो mgl अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वायर ऑफ रेडियस r, का मतलब क्या होगा, ये वायर पक्का सिलेंड्रिकल होगी, ये वायर ऐसी सिलेंड्रिकल होगी। तो एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एक सर्कल ही तो होगा, आई गेस समझ में आ रही होगी बात। सिलेंडर को ऐसे कट करोगे, जैसे आप खीरा काटते हो, जैसे आप खीरा जो होता है, क्यूकम्बर जो होता है, उसको काटो तो आपको सर्कल ही दिखाई देगा, है ना, क्रॉस सेक्शन सर्कल दिखाई देगा, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा उसका। तो जो भी इसका आंसर है क्या है, mgl, तो जाएगा mgl, ये कड़ी mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कॉजेस नो चेंज इन शेप, इसको भी पढ़ना है, इसका आंसर हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। अभी बात करेंगे, थोड़ा सा भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, पानी के अंदर होता क्या है, पानी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शेप पहले समझाना चाहता हूँ, शेप का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, शेप का मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, पानी के अंदर से कोई बॉल होती है, पानी क्या करता है, एक फ्लूइड क्या करती है, वो हर साइड से इक्वल फोर्स लगाती है। जो फ्लूइड होता है वो हर साइड से, एक बॉल है वो हर साइड से इक्वल फोर्स लगता है। तो उसकी वजह से लेट्स से कोई बॉल है, अगर बॉल को आपने पानी में डाला ना तो वो स्क्वीज होके ऐसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब इस यहाँ जो शेप का मतलब ये है कि पहले भी स्फेरिकल थी तो अभी भी स्फेरिकल ही रही, ये मतलब है। हालांकि इसका साइज डिक्रीज हो गया क्योंकि पानी की वजह से दबाव पड़ा, बट इसका शेप वही रहेगा, जैसे पहले भी स्फेरिकल बॉल थी अभी भी स्फेरिकल रहेगी।
तो उसका आंसर हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। इसको अभी पढ़ लेंगे लेकिन मैंने बता दिया। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब पानी के अंदर जब भी फोर्स लगता है हर पॉइंट पे इक्वली फोर्स लगता है। तो क्या होता है, जो शेप होता है ना वो मेंटेन रहता है, जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। हाँ, हालांकि साइज तो डिक्रीज कर जाएगा ऑब्वियसली। इसके बारे में इसको भी पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is. फिर से वही बात है, वही चीज होगी जो अभी हमने जस्ट किया यार। वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक वायर है लेंथ L, ये वायर है लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है। द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड। जैसे मास M को आपने सस्पेंड कर दिया गया तो वायर पे एक एक्सटर्नल फोर्स फिर से लगा, mg फोर्स। वायर पे फिर से फोर्स लगा होगा, है ना, वायर पे पक्का फिर से एक mg फोर्स लगा। ऑब्जेक्ट ने खींचा होगा वायर को नीचे, जिसके चलते इसकी वायर की लेंथ हो गई L1 होगी, वायर की लेंथ L1 होगी। पहले थी L, वायर की लेंथ L1 हो गई। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो L1 माइनस L ही तो होगा। पहले L थी, खींच के L1 हो गई, तो डेल्टा L क्या हो गया, L1 माइनस L हो गया। क्लियर हो गया, तो वही हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। वाई इज दैट कांस्टेंट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो y अपॉन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। वाई को आप के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स अपॉन, इसके साइन से मतलब नहीं है, ठीक है, कभी भी इसमें टेंशन मत लेना सर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, वाई को गामा भी बोलते हैं, उसको वाई, मैं वाई बोल देता हूँ, इज इक्वल टू वाई इंटू L1 माइनस एल अपॉन एल। तो देखो एफ एल अपॉन ए L1 माइनस एल, ये हो जाएगा y, और फोर्स के mg के बराबर है, फोर्स के mg के बराबर है, तो mg L अपॉन ए L1 माइनस एल। वही चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। mg L अपॉन ए L1 माइनस एल, जो अभी हमने शायद अभी यही सॉल्व किया है ना, सेम ही क्वेश्चन था, बस उसमें एरिया आ गया था, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चलो। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जब मटेरियल सेम होता है, हर मटेरियल का जो y है, y मतलब वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो, जो भी बोल लो, हर मटेरियल से, अगर लेट्स से ये बैंड्स अगर ऐसी 4 आइडेंटिकल बैंड्स होंगी, सबकी रिजिडिटी सेम ही होगी, सबका ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जो बोल रहे हो, सबकी इलास्टिसिटी जो आप बोल रहे हो, ये जो इलास्टिसिटी है सबकी सेम ही होगी इलास्टिसिटी, क्योंकि आइडेंटिकल मटेरियल, सेम मटेरियल है। कॉपर, सारे कॉपर की इलास्टिसिटी सेम ही होती है, प्रोवाइडेड कॉपर को कुछ चेंज ना किया हो, कॉपर में इम्प्योरिटी नहीं डाली गई। अगर प्योर कॉपर्स हैं, 4 प्योर कॉपर्स हैं, चारों की इलास्टिसिटी सेम होगी, ठीक है। अगर ऐसे 4 आइडेंटिकल बैंड्स हैं, इनकी चारों की इलास्टिसिटी सेम होगी, तो सबका y सेम मान लेते हैं, ठीक है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड। ध्यान से देखिएगा, वही करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटेंशन पूछा है, ओके। तो y डेल्टा एल अपॉन एल, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वायर है, ये बैंड है, क्या इसको एक्सटेंशन बोलेंगे, नहीं, ये तो नॉर्मल लेंथ है। एक्सटेंशन होता है कितना खिंचाव, एक्सटेंशन का मतलब होता है डेल्टा एल, कि कितना खिंचा। तो f अपॉन ए एल बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो जिसका ये टर्म बड़ा उसका डेल्टा एल बड़ा। तो आपको ये बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन उसका होगा जिसका डेल्टा एल मैक्स हो। डेल्टा एल होता ही है चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन मतलब कितना लेंथ में कितना चेंज आया, तो डेल्टा एल जिसका सबसे बड़ा होगा उसी का वही आंसर है। तो देखो भैया, सबका ऐसा करो, एफ एल अपॉन ए वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इतना लंबा चौड़ा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं है। देखो फोर्स तो सबका सेम ही है, सबको क्या किया गया, सब मटेरियल सेम है और टेंशन भी सेम है, टेंशन भी सेम है।
मतलब फोर्स जो लगाया, जो टेंशन है, टेंशन का मतलब वही हो गया, जो टेंशन जो जिस टेंशन से खींचा जा रहा है वो भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। तो फोर्स और वाई तो चला गया, उसका थोड़ा वो सब सभी के लिए सेम है, वो तो फैक्टर डिटरमाइन करेगा नहीं। बच्चा एल अपॉन ए, बच्चा एल अपॉन ए, और ये डायमीटर दे रखा है, मतलब पक्का सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल होंगे। तो आपको क्या करना है, लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई भी सब में सेम ही आएगा, पाई भी सब में सेम ही आएगा, तो एल अपॉन आर स्क्वायर कर लेते हैं। आर क्या होता है, डायमीटर बाय 2, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, तो कैसे लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेंथ अपॉन डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। सब में 4 भी सभी में आएगा, 4 भी सभी में आएगा, तो उसको भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड मेरे को यही कंसिडर करना है कि एल अपॉन डी स्क्वायर किसका मैक्स होगा, बस ये कंसिडर करना है। समझ में आया, मैं ये चीज हटा कैसे दे रहा हूं, हटा इन द सेंस ये चीज तो सभी में आएगी ना, ये चीज तो सारे टर्म्स में आएगी, तो वो कंपेयर क्यों करना, कंपेयर तो वो करेंगे जहां पे वेरिएशन आएगा। सभी में एफ सेम होगा, वाई सेम होगा, सभी में पाई आएगा, सभी के लिए रेडियस डायमीटर बाय 2 ही होता है, तो ये 2 भी नहीं आएगा। तो लेंथ अपॉन डी स्क्वायर किसका मैक्स होगा, तो सबका एल अपॉन डी स्क्वायर देखो, ठीक है, एल अपॉन डी स्क्वायर देखो सबका। होमवर्क के लिए दूंगे, कर लोगे, ट्राई करके देखिए, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है सी है, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी है इसका आंसर, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि इस मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जरूरी नहीं है। देखो रीजन क्या है, आप 20/2 स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी सेंटीमीटर मिलीमीटर है ना, सारे केसेस में सब सेंटीमीटर, सारे केसेस में सेंटीमीटर अपॉन मिलीमीटर ही है, तो टेंशन तो होगी, सारे केसेस की यूनिट्स तो सेम ही आएगी। अगर आप डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर से डिवाइड करोगे, तो चारों में ही हो रहा है ना, तो चारों में इफेक्ट कैंसिल आउट होगा, तो सब में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि चारों ही केसेस में सेंटीमीटर अपॉन मिलीमीटर है, सेंटीमीटर अपॉन मिलीमीटर है, तो सब में वो यूनिट सेम ही आ जा रही है। तो आपको बेसिकली ये देखना है 200/2 स्क्वायर बड़ा है कि 300/3 स्क्वायर बड़ा है कि 50/0.5 स्क्वायर बड़ा है। ऑब्वियसली आंसर सी आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Copper of fixed volume V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? In which of the following, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ, उसने क्या बोला, copper of fixed volume V is drawn into a wire of length L. When this wire is subjected to a constant force, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? तो आपको वही चीज करना है अभी कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, खत्म। फोर्स दे रखा है, फोर्स एफ दे रखा है, एफ अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, एल अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, चलो जी एक सेकंड जरा, किधर चली गई हमारा क्वेश्चन, किधर चली गई, चलो। तो डेल्टा एल देखो, तो डेल्टा एल वही चीजें बार बार लिखे जा रहे हैं, बार बार एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपने एक चीज नोटिस करी, जो एफ है एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स गिवन है एफ, वाई भी एक मटेरियल की इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट होती है, लेकिन एल और ए जो आ रहा है, एल और ए आ रहा है, देखो लेंथ एल दे रखी है, बट एरिया कहां दिया हुआ है, एरिया गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम वी इज गिवन। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को वी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज गिवन, एरिया इज नॉट गिवन। एरिया कुछ भी हो सकता है, तो हमको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ हो जाएगा एरिया, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एरिया की जगह क्या लिखेंगे, v बाय एल बाय वाई, तो डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन वी इंटू वाई। ये करना पड़ा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन में एरिया था ही नहीं, तो वॉल्यूम के टर्म्स हमको लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन किसके बीच में आएगी, तो अगर आप ध्यान से देखो,
अगर डेल्टा एल और एल स्क्वायर देख लिया जाए, डेल्टा एल और एल स्क्वायर, देखो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो अगर मैं डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर बनाऊंगा, सुनना मेरी बात सुनना, अगर मैंने डेल्टा एल वर्सेस एल बना दिया तब ग्राफ ऐसे आएगा, अगर डेल्टा एल वर्सेस एल बना दिया तो ग्राफ ऐसे आएगा, बट मैं डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर बना रहा हूं, एल स्क्वायर को आप मान के चलो, एल स्क्वायर को मान में मान लो के, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू के, आपने एल स्क्वायर को मन में के मान लिया, तो अगर डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू के होता तो ये टर्म आता कि नहीं आता, ये स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं आती, मैं डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। 20 का आंसर आ जाएगा, 20 का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेटल वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड यंग्स मॉडुलस वाई बिहेव्स एज अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के पूछा है। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो पूछा के क्या होता है, आपने याद है स्प्रिंग में एक फॉर्मूला होता है फिजिकल टू के एक्स, में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो के एक्स फोर्स होता है ना, एफ इजिकल टू के एक्स हम बोलते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी होता माइनस के एक्स है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होता है, एक्चुअल फोर्स होता है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, बट अभी हम पॉजिटिव चीज ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हैं, तो एफ इजिकल टू के एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आता, ठीक है, तो एफ इजिकल टू के एक्स बोल ले, तो बोला के क्या है, बहुत सिंपल है, इसको आपको कंपेयर करना है। देखो आपने एक चीज नोटिस करी, एफ बाय ए क्या था, वाई डेल्टा एल बाय एल था, ये एक्स क्या होता था, स्प्रिंग में एक्स क्या होता था, स्प्रिंग में एक्स होता था एक्सटेंशन, एक्स मतलब एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, ये जो एक्स होता था, ये एक्स एफ इजिकल टू के एक्स, ये होता था कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है या एक्सटेंड हुआ है, तो जो एक्स होता है ये होता है बेसिकली डेल्टा एल ही हो गया, ठीक है, समझ आती मेरी बात। कैसे कोई स्प्रिंग है तो उसको आपने और स्ट्रेच कर दिया है ना, आपने उसको और स्ट्रेच कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग हुई इसी को बोलते हैं एक्स, ये डेल्टा एल ही तो है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एफ इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, आपको इसे बेसिकली कंपेयर करना है, ये एफ है ये डेल्टा एल है, तो ये जो के होगा, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का के होगा बेसिकली क्या होता है, ए वाई अपॉन एल, क्या होता है ए वाई अपॉन एल, वही हो जाएगा ए वाई अपॉन एल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, एरिया क्रॉस सेक्शन a एंड यंग्स मॉडुलस y हैंग्स, y बेसिकली गामा होता है बट ठीक है, y हैंग्स ऑन अ सीलिंग, इट्स इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट विल बी। बहुत आसान है सर, कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, एक यूनिफॉर्म रॉड है, बहुत बढ़िया, सुनते चले जाना, इग्नोर मत मार देना, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, आंसर रॉड है, तो उस पर लग रहा होगा वेट, इसका mg फोर्स लग रहा, mg वेट लग रहा होगा, वही चीज mg लग रहा होगा तो फोर्स mg आ गया, तो वही करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन, वही करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन, यही करेंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, तो इलोंगेशन पूछा है, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल पूछा है, तो आंसर आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई, ये हो जाएगा डेल्टा एल, है कि नहीं, एफ क्या होगा एम जी एल अपॉन ए वाई, ये हो जाएगा डेल्टा एल, आ गया सर आंसर आ गया एम जी एल अपॉन ए वाई, आंसर आ गया एम जी एल अपॉन ए वाई, और आंसर पता चलेगा गलत है, आंसर हो जाएगा ये कैसे सर ये क्या नाइंसाफी है, सुनना मेरी बात, इसमें क्वेश्चन की लाइन देखिए, लिखा हुआ है इट्स इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, ये भी जब भी एक टर्म आएगा इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, ओन वेट में क्या होता है, एक बॉडी थोड़ा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कि जैसे कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका अपना वेट पता कहां एक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का अपना वेट उसके बीच में एक्ट होता है, उसके मिड पॉइंट पे, तो mg फोर्स यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ होगी L by 2, क्योंकि mg फोर्स लग रहा है यहां से लग रहा है, तो यहां से जो लेंथ है ये इसका इंटीग्रेशन से आता है, बट मैं आपको याद करवा दे रहा हूं कि mg हो सकता है मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट से सीलिंग तक का डिस्टेंस तो L by 2 है ना,
तो आप एल ना लेके L/2 लोगे। सर कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा आ रहा है, अभी एडजस्ट करेंगे, पहले इतना समझ लो। अंडर इट्स ओन वेट, किसी बॉडी का वेट कोने में नहीं लगता, सबसे नीचे नहीं लगता, किसी बॉडी का वेट कहां लगता है? बीचों बीच, मिडिल में लगता है। आपका वेट भी आपके नेवल के पास होगा, जो नाभि है आपकी, आपका सेंट्रो मास भी वहीं पर ही है, आपका वेट भी वहीं से एक्ट करता है। तो वेट हमेशा, जो आपका वेट mg फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट बीचों बीच रखता है। तो क्या होगा, लेंथ कितना होगा? L/2। तो इसका आंसर हो जाएगा mg/L। ये याद करना, बाई 2 हमेशा करना होता है जब भी अंडर इट्स ओन वेट हो। सर बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? बाकी क्वेश्चन में भी करना चाहिए था, सब में L/2 होना चाहिए। सुनना मेरी बात, सब में अंडर ओन वेट नहीं हो रहा था, सब में एक एक्सटर्नल मास जोड़ा जा रहा था। बाकी सारे क्वेश्चन में एक रोप को एक्सटर्नल मास से जोड़ा जा रहा था, और वो भी कोने में, एक्सटर्नली कोने में जोड़ा जा रहा था, तभी mg फोर्स आ रहा था। ये है अंडर इट्स ओन वेट, यहां पे मास नहीं लटकाया। समझ लो मेरी बात, यहां पे कोई मास नहीं लटकाया, अपने ही वेट से वो हो जा रहा है, अपने वेट से इलोंगेशन हो रहा है। बाकी सारे क्वेश्चंस में व्हाट वी डिड वाज एक्सटर्नली मास रखा है। तो जब भी एक्सटर्नल टेंशन, एक्सटर्नल फोर्स, जब भी एक्सटर्नल आएगा तो पूरी लेंथ लोगे, और जब अंडर इट्स ओन वेट आएगा तो लेंथ का L/2 लोगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चंस काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए, अब बाकी की थ्योरी पढ़ते हैं जल्दी से। ओके गाइस, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमने करके देखी, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन अंडर फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड के अंडर स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या कहानी है? वही कहानी, कोई दिक्कत है, थोड़ी बात करी, ठीक है। देखो जैसे ये पानी है, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है। तो देखिए, अब देखिए फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला गया है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अनदर लिक्विड एज वेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ फ्लूइड में, मान के चलो लेट्स से कोई और फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए मरकरी है एग्जांपल, ठीक है, उसमें हमने एक सॉलिड डाल दिया। सॉलिड डाल सकते हो, कोई और फ्लूइड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मटीरियल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मटीरियल से फर्क नहीं पड़ेगा, जो ही मटीरियल हो, ठीक है, कुछ भी डालो, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन सॉल्विंग से मतलब है। तो देखो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, वही है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा V/V। स्ट्रेन इस बार डेल्टा V/V लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूइड में आप जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना। फ्लूइड में हम जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, वो एक रियल ऑब्जेक्ट होगा। 3D ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, 3D ऑब्जेक्ट। तो एक स्फीयर डाला जाएगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर। अरे स्क्वायर रियलिटी में एग्जिस्ट थोड़ी करता है, स्क्वायर थोड़ी होता है रियल लाइफ में, स्क्वायर थोड़ी होगा रियल लाइफ में, तो क्यूब या क्यूबॉइड होता है, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब देखिए स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, बट आपको वो इसी स्ट्रेस को प्रेशर के नाम से बोलेगा, याद रखिएगा, इसी स्ट्रेस को वो प्रेशर के नाम से बोलेगा। मेरी बात समझना, यहां पे एक जो कैच आता है वो यही आता है, आपको बोल देगा भाई प्रेशर है इस पॉइंट पे, वो बोलेगा भैया इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ। देखो इस पॉइंट पे, इस समझना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, देखो ताकि कंफ्यूज ना करो। सर प्रेशर किस पॉइंट पे पूछेगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? अरे हर पॉइंट पे सेमी प्रेशर है, हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा होगा कि सारे पॉइंट पे एक ही प्रेशर है। तो क्या हो सकता है? देयर आर 2 थिंग्स, या तो वो देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो होता है, बट शायद ही है कि वो फोर्स अपॉन एरिया दे। इस बार वो स्ट्रेस ना दे के आपको क्वेश्चन में प्रेशर डायरेक्टली दे देगा, प्रेशर इतना है, प्रेशर से डरना नहीं, वो स्ट्रेस ही है, बेसिकली वो स्ट्रेस ही दे रहा है। कभी कभी वो प्रेशर ना देके वो आपको कह देगा कि ये ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर की डेप्थ में है, ये 10 मीटर की डेप्थ पे, अब बताओ प्रेशर कितना होगा। ये चीज थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का है कि मान लो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर की डेप्थ में फेंक दिया, मतलब ऊपर से सरफेस से लेके जो डेप्थ है वो 10 मीटर की है, तो प्रेशर क्या होगा? तो स्ट्रेस क्या होगा? 10 मीटर की डेप्थ पे क्या स्ट्रेस होगा? 10 मीटर की डेप्थ पे जो स्ट्रेस होगा एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू जो 10 मीटर की डेप्थ पे प्रेशर है। और प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। देखो दे आर 2 वेज, या तो वो आपको बोलेगा प्रेशर है लेट्स से 100, तो आप समझ जाना प्रेशर 100 मतलब स्ट्रेस 100,
या कभी कभार वो आपको सिर्फ डेप्थ दे देगा, वो कह देगा एक वाटर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी गिवन होगी, और वो एक ऑब्जेक्ट को इतने मीटर नीचे इमर्स कर दिया, इतने मीटर नीचे डाल दिया। तो बताओ स्ट्रेस क्या होगा। उस केस में आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा रोजी एच, आपको रोजी एच से प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर इस प्रेशर को आप स्ट्रेस बोलोगे। क्लियर है? चलो, और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी, एक्चुअली इट इज माइनस डेल्टा वी बाई वी। सही, माइनस डेल्टा वी बाई वी क्यों आया? देखो होता क्या है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी, सुनना मेरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी इसके दो वेस हैं समझाने के, सुनना मेरी बात। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इतना समझ सकते हो, पानी में जाएगा, फ्लूइड में जाएगा, तो उसका साइज श्रिंक ही करेगा ना, उसका साइज श्रिंक ही करेगा ना। मतलब कि जो वी फाइनल होगा, मान के चलो जैसे अगर लेट से वी इनिशियल है, मान के चलो वी इनिशियल लेट से है, एक सेकंड जरा, ओके। देखो, जैसे कि वी इनिशियल लेट से दे रखा है 10, तो वी फाइनल 10 मीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। अब वो पानी में जाएगा, फ्लूइड में जाएगा, तो वॉल्यूम कमी तो होगा, श्रिंक ही तो करेगा। लेट्स से फाइनल वॉल्यूम हो गया 9 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हो गया 9 मीटर क्यूब। तो डेल्टा वी क्या होगा? एक सेकंड जरा, ठीक है, एक सेकंड बाबू बस। यस, इट्स रिकॉर्डिंग, थोड़ा चेक करना पड़ता है ना भाई, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। तो डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज 9 मीटर क्यूब माइनस 10 मीटर क्यूब, दैट इज माइनस 1 मीटर क्यूब। आप ये चीज शायद क्लियर कर पा रहे हो, जो डेल्टा वी आ रहा है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, जो डेल्टा वी निकल के आ रहा है वो माइनस 1 मीटर क्यूब आ रहा है। और मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव होता है, स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके सामने माइनस लगाया हुआ है, इसलिए इसके सामने माइनस लगाया हुआ है। बट इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप माइंड में ये मान के चलो ना, आप माइंड में ये मान के चलो स्ट्रेन को मुझे हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव बना देना। हालांकि स्ट्रेन होता है माइनस डेल वी बाई वी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है ना, जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है ना, तो उसका डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव ही आता है। जैसे अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए। तो इसलिए बाहर माइनस लगाते हैं ताकि ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहे। बाहर माइनस इसलिए लगाया जाता है ताकि ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहे। बट वही है, ऐसे ही मान के चलो स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव मान लेना, क्या दिक्कत है। चलो भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन आर कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसकी बात कर रखी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बोलेंगे। तो मतलब जो हम कर रहे थे वही चीज है। देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे बी टाइम स्ट्रेन कर देंगे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन था, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू बी, बी फॉर बल्क मॉडुलस, वही चीज है बल्क मॉडुलस, ठीक है। और स्ट्रेस यहाँ पे हमारा प्रेशर हो जाएगा, स्ट्रेस हमारा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। तो देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, बल्क मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को अभी लिख देते हैं, माइनस डेल वी बाई वी लिख देता हूं। तो देखो, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस क्या हो गया, माइनस डेल वी बाई वी। हालांकि इसको डेल माइनस ना लिख के प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस माइंड में ये रखना है कि हमेशा पॉजिटिव लेना है, माइंड में ये रखना है कि हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसकी बात अभी करी है, इनसाइड द फ्लूइड इक्वल फोर्स एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, हेंस वॉल्यूम चेंजेस बट नॉट शेप। वही हमने बात करी कि इनसाइड द फ्लूइड इक्वल फोर्सेस लग जाते हैं, इक्वल फोर्सेस लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी होगी, ठीक है। बॉडी इतनी छोटी है कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है वही नीचे फोर्स लग रहा है, ये मान के चलते हैं। इतनी छोटी बॉडी है कि जितना ऊपर उतना नीचे फोर्स लग रहा है, जिसके चलते श्रिंक तो कर जाएगा ऑब्जेक्ट, श्रिंक तो कर जाएगा, साइज तो कम हो जाएगा, बट शेप अगर वो पहले भी गोल है तो अभी भी गोल ही रहेगा। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी बस कंफ्यूज करने के लिए होती है, 1 अपन बल्क मॉडुलस, ठीक है। अगर कोई पूछे कंप्रेसिबिलिटी बताओ, देखो बल्क मॉडुलस क्या होगा, वो होगा प्रेशर अपॉन माइनस डेल वी बाई वी, ये होगा, है ना। अगर बल्क मॉडुलस कोई पूछे, अगर कोई कंप्रेसिबिलिटी पूछे तो देखो जरा, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस क्या होगा, माइनस डेल वी बाई वी अपॉन पी। तो जो बल्क मॉडुलस हो जाएगा, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, सी बोल देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी को सी बोल देता हूं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 अपॉन वी, दैट इज माइनस डेल वी बाई वी अपॉन पी, अपॉन पी। वही आ गया, वही चीज, इसका जस्ट इनवर्स, जिसका जस्ट इनवर्स, ठीक है। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है, ओके।
अब देखते हैं क्वेश्चन, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है क्योंकि थोड़ा सा अटपटा है ये क्वेश्चन, मतलब इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लेके चलते हैं, चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज 3000 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब समझ लेना बाबू, फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब डेल्टा वी बाय वी। अगर मैं पूछूं सिर्फ कंप्रेशन, अगर सिर्फ कंप्रेशन पूछूं तो डेल्टा वी, फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा डेल्टा वी बाय वी। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस लूंगा मैं थोड़े से, ठीक है, सभी के लेते हैं ऑब्वियसली। तो डेल्टा वी बाय वी क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल कंप्रेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन अगर पूछूं सिर्फ कंप्रेशन तो होता है डेल्टा वी या डेल्टा एक्स। फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब डेल्टा वी बाय वी। अब देखिए, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ ओशियन, ये क्या मतलब हुआ? इंडियन ओशन में भी पानी होता है, फिर फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है। वही मैंने बोला इट कैन बी एनी मटीरियल। यहीं पे ये अटपटा है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट मान लो यार, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यार, खत्म, ठीक है। ये फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछा है, आप अपने मन में कोई ऑब्जेक्ट मान लो, हमें क्या मतलब, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा डील करना भी आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो मेरे मन में, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर दे रखा है, तो मतलब यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। तो देखिए मेरी बात देखिए, अब देखिए, तो प्रेशर होता है वही, तो देखना स्ट्रेस होता है, अटपटा था इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। स्ट्रेस होता है वही वाई टाइम स्ट्रेन, तो वही फंडा इसमें भी है। यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी। हाँ माइनस होगा, हाँ मुझे पता है माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा, बट मुझे पता है मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा हमेशा, मुझे इतना पता है, मुझे पॉजिटिव लेके चलना है, तो मैं डेल्टा वी बाई लिखूंगा, और मुझे पता है माइंड में कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मुझे टेंशन नहीं। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? एच रो जी, वही है, वही सब चीज क्या? एच रो जी। सर एच रो जी में एच क्या है? अरे इंडियन ओशन के अंदर भी तो वाटर ही होता है। आप ये मान के चलो, आप थोड़ा सा ऐसे मान के चलो अपने मन में कि एक वाटर है, ठीक है, आसान भाषा में बताना चाहता हूं, ये इंडियन ओशन है, ठीक, इंडियन ओशन है। आप मान के चलो इंडियन ओशन है, और यहाँ पे यहाँ भी वाटर ही डाला हुआ है, ठीक है। इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी वाटर ही है। ज्यादा वही मैंने बोला, ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन से, ठीक है। इंडियन ओशन भी पानी से है, इंडियन ओशन भी पानी से भरा हुआ है, बट आप ऐसा मान के चलो इंडियन ओशन में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया गया है जो वाटर ही है। अगर यही क्वेश्चन वाटर न रह के कोई सॉलिड बॉडी दे देता, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दे देता, तो समझ में आ जाता, बट मैंने इसको ले लिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कंफ्यूज सर हो गए, सर कंफ्यूज तो हो गए, बुरा वाला कंफ्यूज हो गए, बुरा वाला कंफ्यूज हो गया। वही बोला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, बट इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, डील कर रहे हैं बस, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो ना फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछा, वाटर मतलब मान के चलो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर है, बस। चलो जी, एच ओ जी निकालेंगे, एच ओ जी निकालेंगे। एच क्या है भैया? 3000 मीटर डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि इंडियन ओशन वाला वाटर है ये। 1000 इंटू 10, ठीक है, अपॉन बल्क मॉडुलस कर देंगे। ये बल्क मॉडुलस गिवन भी है, ये वाटर कौन सा है? बल्क मॉडुलस इसका, ये इसका बल्क मॉडुलस दे रखा है, ठीक है, इसका बल्क मॉडुलस दे रखा है। तो इससे आप डेल्टा वी बाई वी निकाल लोगे, इससे डेल्टा वी बाई वी निकाल लोगे, इससे डेल्टा वी बाई वी निकाल लोगे, दैट इज 1.36 इंटू 10⁻²। अगर कोई परसेंटेज में पूछे, कोई परसेंटेज में पूछे, इंटू 100 करके परसेंटेज लगा दो, ठीक है। याद रखना कोई भी नंबर को, लेट्स से नंबर है 23, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो 23 इंटू 100 कर दो, फिर परसेंटेज लगा दो, 23 100% आ गया, सिंपल। तो ये जो आंसर आया इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में ले आओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम ये हुई थी, फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर ही पूछा था। तो उसको हमने कैसे डील किया? मान के चलो कि ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है वाटर, उसका बीटा दे रखा है, बीटा मतलब वही बल्क मॉडुलस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने ले लिया है। अब आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस वो वहां पे वाटर नहीं होगा, वहां पे कोई सॉलिड दे देगा, है ना। कोई लेट से फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ स्टील बॉल दे देगा, स्टील बॉल, और बीटा ऑफ स्टील दे देगा, क्वेश्चन में बीटा ऑफ स्टील दे देगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले लूंगा, बट आपको सन में तो आ ही गया होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, बल्क मॉडुलस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बी है, इफ इट्स सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी,
फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस विल बी। ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा? देखो वही चीज करेंगे, प्रेशर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू बीटा टाइम्स स्ट्रेन। तो P अपॉन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V। डेल्टा V बाई V, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? डेल्टा V बाई, व्हाट इज डेल्टा V बाई V? दिस इज द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल वॉल्यूम कंप्रेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, जो हमने यहां पे वर्ड बोला था, फ्रैक्शनल कंप्रेशन की बात करी थी, ठीक है। जब भी ये वर्ड फ्रैक्शन सुनना ना, जब भी ये वर्ड फ्रैक्शन, ये वर्ड्स पकड़ लो, जब भी ये वर्ड फ्रैक्शन आएगा तो कभी भी इकलौता डेल्टा वी नहीं होने वाला, इकलौता डेल्टा एक्स कभी नहीं होने वाला। जब भी फ्रैक्शन आएगा अपॉन एक्स होना ही पड़ेगा, अपॉन वी होना ही पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस मतलब वो पूछ रहा है डेल्टा आर बाय आर। ये फ्रैक्शन का मतलब समझ जाने, फ्रैक्शन जब भी आएगा डेल्टा आर बाय आर। तो डेल्टा वी बाय वी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम तो पता चल गया पी बाय बी, बट फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस कैसे निकालें? इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। सर हमने पढ़ा नहीं है। अगर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा ये चीज। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है, मुझे अफसोस है कि आपको क्यों नहीं पढ़ा भाई, पढ़ लो जाके, पढ़ाई लिखाई करो जिंदगी में थोड़ी सी। तो देखो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है तो हटाओ, हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। नहीं पढ़ा सर, ये समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आया। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा होता तो पता चल जाता। पावर बिकम्स कोफिशिएंट, एक वेरिएबल की पावर, पावर जो होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है। डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। नहीं समझ में आया तो आपको नहीं समझ में आएगा ये चीज। 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। तो P/3 बीटा हो जाएगा, P/3 बीटा हो जाएगा आंसर। चलो फिर एक पॉइंट है कि जो शेयर मॉडुलस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है तो भाई बता दिया। अगर कोई पूछे यंग्स मॉडुलस है लेट्स से 27, तो शेयर मॉडुलस कितना होगा? 27/3, दैट इज 9, दैट इज 9। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर आपका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, बट आ सकते जरूर हैं इस पे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन, ये सब एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, इसको मैंने अच्छे से लिख दिया है, इतने अच्छे से आपको मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको मैंने, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं बट इसको मैंने अच्छे वे से लिख दिया है, और मैंने अपने हिसाब से भी समझाने की कोशिश करी है इस चीज को, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिकली ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, बट ये एक्चुअली है क्या? ये चीज है क्या? चीज है क्या? देखो भाई जैसे इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। इसमें हुक्स लॉ भी फॉलो होगा, है ना। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट इमेजिन करो अगर इसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दूं, ये चीज टूट नहीं जाएगी? ये चीज टूट नहीं जाएगी? टूट जाएगी ना। तो ये वही चीज है, ये उसी का ग्राफ है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया और इतना स्ट्रेच कर दिया कि ऑब्जेक्ट टूट ही गया, ऑब्जेक्ट फट गया, ये फट गया, जैसे ऑब्जेक्ट ये टूट गया, ये बैंड टूट गया, तो फ्रॉम द स्टार्ट इस पोजीशन से लेके, एक्सटेंशन से लेके पूरा ऑब्जेक्ट टूटने तक का क्या ग्राफ बनेगा? क्या ग्राफ बनेगा? ठीक है, कि बिल्कुल अभी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है, इससे एक्सटेंड किया 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 किया, इतना एक्सटेंड कर दिया कि वो टूट ही गया। तो वहां से लेके वहां तक के क्या क्या चेंजेस हैं उसको समझते हैं, उसको समझते हैं। ये एक्चुअल ग्राफ है आपका, एक्चुअल ग्राफ है, मेरी बात समझना, अच्छे समझना, ठीक है। इसको पहले आसान भाषा में समझाते हैं, फिर आप रीड कर सकते हो खुद भी। देखो भाई ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ आपका स्ट्रेन है, जो बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना, बाकी भूल जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या आने वाला है, अगर आएगा तो वही आएगा, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं। अब देखिए
आप समझिएगा कि आप एक चीज ये ओ से स्टार्ट करें, ओ से स्टार्ट करें। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और मटेरियल हमारा इलास्टिक है। वही है, वही चीज है, जैसे मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मटेरियल हमने लिया ही इलास्टिक मटेरियल, हमने लिया ही इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल नहीं लिया है, हमने लिया ही इलास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल की बस उतनी डेफिनेशन थी, वो खत्म हो गई। तो भैया हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है और मटेरियल इलास्टिक भी है, छोड़ो तो वापस आ जाता है। तो यहां से ओ से ए का रीजन समझ में आ गया, ओ से ए का रीजन समझ में आ गया। अब ओ से बी, अब ए से बी देखो, अब ए से बी देखो, ए से बी आप नोटिस कर पा रहे होगे, ए से बी आप नोटिस कर पा रहे होगे स्ट्रेट लाइन नहीं है। ए से बी रीजन देखो, हुक्स लॉ नॉट फॉलोड, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं बच, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। मटेरियल इज स्टिल इलास्टिक इन दिस रीजन, दैट इज इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब क्या है, ए से बी हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, बट वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मतलब भले ए से आप मान लो खींच के ए से बी तक चले गए, आप ए से बी रीजन में चले गए, तो हुक्स लॉ भले फॉलो नहीं हो रहा, बट छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा, छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। ये है ए बी रीजन। अब बात करते हैं बी से डी। सर सी क्या है, सी क्या है? अरे सी एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है, जितना बता रहा उतना ध्यान रखना। अभी बी से डी, सी एक रैंडम पॉइंट है, मैं से एग्जांपल के लिया हुआ था, ठीक है। तो अभी बी से डी रीजन देखते हैं, बी से डी देखो, बी से डी, बी से डी देखो। भाई हुक्स लॉ नॉट फॉलोड, बहुत सिंपल है यार, स्ट्रेट लाइन तो बस स्ट्रेट लाइन तो ओ से के बाद खत्म ही होगी, स्ट्रेट लाइन ए के बाद तो खत्म ही होगी, उसके बाद तो कर्व ही कर्व है ना, ठीक है। वो लग रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, ठीक है, टेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, या एक्चुअल ग्राफ यहां से देख लो, ठीक है। सी से डी है, आप देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, सी से डी स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलो तो देखो बी से डी, अब बी से डी देखो, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन मटेरियल बिकम्स प्लास्टिक, मटेरियल बिकम्स प्लास्टिक और परमानेंट सेट। सुनना मेरी बात, मटेरियल बिकम प्लास्टिक, इसका मतलब क्या है? मटेरियल बिकम्स प्लास्टिक का मतलब क्या है? अगर आपने इसको खींचा, इतना खींचा, इतना इतना खींचा, ये देखो आपने इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना स्ट्रेस लगा दिया कि अब बी पॉइंट के बियॉन्ड हो गया है स्ट्रेन। यहां तक ए पॉइंट तक तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, बी पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो तो नहीं, एक के बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, बट ए से बी क्या हो रहा है, ए से बी क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है। लेकिन बी से डी इतने रीजन में हुक्स लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा, और अगर ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रेच करके छोड़ा तो वो स्ट्रेच का स्ट्रेच ही रहेगा, वो स्ट्रेच का स्ट्रेच ही रहेगा। ये होता है यार जी, आपने वो चीज नोटिस करी है, जैसे 5 स्टार खाइए, 5 स्टार को अगर तुमने ऐसे खींच दिया, 5 स्टार को हमने ज्यादा जरूरत ज्यादा खींच दिया तो 5 स्टार वापस आएगी नहीं। 5 स्टार इमेजिन करो थोड़ा सा, कुछ ऐसा सा इमेजिन करो थोड़ा सा, कोई च्युइंगम जैसी चीज कि थोड़ा सा स्ट्रेच करो तो वापस आ जाएगा, बट एक बार ज्यादा खींच दिया, ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, च्युइंगम को ज्यादा खींच दिया तो फिर वैसी वैसी रह जाती है। अगर च्युइंगम को बहुत थोड़ा सा खींचा तो वापस आ जाएगी, थोड़ा सा रबड़ जैसी लगेगी, इरेजर जैसे लगेगी, च्युइंगम जो होती है थोड़ा इरेजर जैसे लगेगी, बट एक बार में ज्यादा खींच दोगे तो वो झूल जाएगी, वो खिंची रह जाएगी, खिंची रह जाएगी। वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है बी से डी, ठीक है, बी से डी वही चीज हो रही है। अब सर डी से ई क्या हो रहा है? डी से ई के बारे में हम चर्चा करते हैं। डी से ई के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट आ रहा है डी सी ई के बारे में। डी सी के बारे में अभी चर्चा करते हैं। डी सी के बारे में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। अरे अरे ये क्या हो गया? डी से ई के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दो। डी से ई में क्या हो रहा है? स्ट्रेस कम करने पर भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, स्ट्रेस डी से देखना, स्ट्रेस को कम भी कर रहा हूं तब भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो डी के बाद अगर स्ट्रेन बढ़ाना है तो आई एम नॉट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। में यहां ऐसे बना देता हूं डी से, ठीक है, शायद ज्यादा जूम इन हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो। चलो जैसे ये डी से आप देखो, अगर आपको डी से और इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे जितना भी स्ट्रेन है, अगर स्ट्रेन और बढ़ाना है तो यू डोंट वांट मोर। अब आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, कम स्ट्रेस भी लगा दिया तब भी डिफॉर्मेशन हो पड़ा है। तो डी से ई रीजन वो होता है जहां स्ट्रेस कम भी लगा दोगे
कितना भी स्ट्रेस लगा दो, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा दो, डिफॉर्मेशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी डिफॉर्मेशन, उतना डिफॉर्मेशन हो गया, मुझे और डिफॉर्मेशन चाहिए अभी, तो मुझे और दम लगाना पड़ रहा है, और दम लगाना पड़ रहा है। बट डी से ई रीजन में क्या होता है, अगर हम दम कम भी लगा दोगे ना तब भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। वो इतना लुट चुका है, डी पॉइंट तक वो इतना डिफॉर्म हो चुका है, अब कह रहा है मुझे और स्ट्रेस मत दो, तुम थोड़ा सा स्ट्रेस देके मैं डिफॉर्म हो जाऊंगा, अब तुम मुझे थोड़ा ही स्ट्रेस दे दो, मैं डिफॉर्म दे दो, डिफॉर्म हो जाऊंगा। सैचुरेशन लेवल आ गया है कि नहीं। अब ये लाइन पढ़िए, अब ये लाइन पढ़िए, ठीक है, एक एक करके लाइन पढ़िए, फिर समझाता हूँ 4 पॉइंट्स। वही चीज जो मैंने बोली, इन द रीजन ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, जो बात करी। नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड, वही चीज ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट, एंड corresponding स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। देखो जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, कि मैंने बताया था ना, बी पॉइंट के बाद, बी पॉइंट के बाद देखो बी से डी रीजन, यहां प्लास्टिसिटी आ गई है। बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक मटेरियल अपनी पोजीशन में वापस जा रहा है, बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में वापस जा रहा है, तो क्या हुआ, वो इलास्टिक, अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो बी इज द लास्ट पॉइंट जहां इलास्टिसिटी शो हो रही है, तो उसी बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट, क्योंकि उस यील्ड पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट फिर वापस नहीं आएगा, वो प्लास्टिक हो जाएगा। If the load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength and strain increases rapidly, even for small change in the stress. The portion of the curve between B and D shows this. ठीक है, देखो वो जो C पॉइंट था, C एक रैंडम पॉइंट लिया गया था समझाने के लिए कि अगर आप C एक पॉइंट है, C एक पॉइंट है, C पॉइंट पे अगर कोई बॉडी को डिफॉर्म करते करते C पे ले आए, बॉडी को डिफॉर्म करते करते C पॉइंट पे ले आए, तो आप समझ सकते हो बॉडी प्लास्टिक हो चुकी होगी, वापस डिफॉर्म होके वापस नहीं आएगी। ओके, तो वही चीज है, तो वही चीज लिखा है बिटवीन, ठीक है, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से एट सम पॉइंट सी, से एट सम, एग्जांपल लिया, से एट सम पॉइंट सी बिटवीन बी एंड डी, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, वही चीज बोली। ठीक है, इन दिस केस इवन द स्ट्रेस इज जीरो, द स्ट्रेन इज नॉट जीरो, मतलब वो, इसका मतलब यही हुआ, इवन, इससे कंफ्यूज मत करना प्लीज, इसको ग्राफ से मत कंसीडर करना, ये लाइन ग्राफ से मतलब नहीं खा रही, ये इसका मतलब क्या होता है, ये चीज इसका ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, इस लाइन का मतलब है सिंपल प्लास्टिक की प्रॉपर्टी से। एक प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने फोर्स हटा दिया, वो, इसको ग्राफ से मत देखना, इसको ग्राफ से मत देखना, बहुत लोग ग्राफ से देख लेते हैं कि सर स्ट्रेस जीरो कर दिया तो क्या होगा, ये ग्राफ वाली लाइन नहीं है, ये ग्राफ वाली लाइन नहीं है, ये लाइन क्या लिखी है, स्ट्रेस इज जीरो, स्ट्रेन इज नॉट जीरो, ये सिंपल प्लास्टिक वाली डेफिनेशन बोल रहा है कि भैया प्लास्टिक डेफिनेशन क्या होती है प्लास्टिक मटेरियल की, कि एक बार डिफॉर्म कर दिया, स्ट्रेस लगा दिया, फिर स्ट्रेस हटा दिया, अगर स्ट्रेस हटा दिया तब भी डिफॉर्मेशन वैसे का वैसा ही है, वही चीज है। तो डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, ठीक है, ये इसका ग्राफ से मतलब नहीं, ये लाइन वही बताने के लिए मतलब है कि वो बताना चाहता है कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी यही तो होती है, फोर्स लगाओ, छोड़ दो, ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा, स्ट्रेन उसके पास होगा, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। द मटेरियल इज सेड टू हैव परमानेंट सेट, द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वही चीज मैंने बोली। अब पॉइंट डी की बात कर लेते हैं, पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये चीज मैंने बोला ना, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट के बाद तुम स्ट्रेस कम भी लगा दो, हम तब भी स्ट्रेन, मतलब अब और हिम्मत नहीं बची, अब स्ट्रेस थोड़ा भी दे दो तब भी हम डिफॉर्म हो जाएंगे, तो डी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। ओके, तो डी, द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बोलते ये है, बट एक्चुअल पॉइंट का नाम है फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, एक्चुअल पॉइंट का नाम है फ्रैक्चर पॉइंट, थोड़ा सा ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट डी के अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स एंड फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट ई। फ्रैक्चर मतलब हुआ कि टूट जाना ऑब्जेक्ट का, फ्रैक्चर मतलब ऑब्जेक्ट का बिल्कुल टूट जाना, जैसे रबर बैंड का बिल्कुल टूट जाना, रबर बैंड का बिल्कुल टूट जाना। और डी क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, डी को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, बट डी पॉइंट की जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, डी पॉइंट की जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, तभी मैंने को ब्लू से लिखा हुआ है। इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट्स डी एंड ई आर क्लोज, मटेरियल सेट टू बी ब्रिटल, इफ दे आर फार अपार्ट, मटेरियल सेट टू बी डक्टाइल।
कहने का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, क्या लिखा हुआ है कि अगर डी और ई के बीच का डिस्टेंस लार्ज है तो वो डक्टाइल मटेरियल है, और डी और ई के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है तो वो ब्रिटल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसे कुछ बना हुआ है, अगर लेट्स से ये डी है और ये ई है, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है और ये डी है और ये ई है, तो आप देख सकते हो डी और ई के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा वो डक्टाइल, जिसका डिस्टेंस ज्यादा वो डक्टाइल, डिस्टेंस ज्यादा वो डक्टाइल। सर व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज ब्रिटल? अरे डक्टाइल मटेरियल्स आप मान के चलो आपके उसकी तरह, च्युइंगम की तरह। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? च्युइंगम की तरह होते हैं, 5 स्टार च्युइंगम की तरह होते हैं। ब्रिटल उसकी तरह होते हैं, कांच की तरह या फिर बिस्किट की तरह। जो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, देखो आपने च्युइंगम देखा होगा, आपने च्युइंगम को देखा होगा, आप च्युइंगम को खींचते हो, च्युइंगम को खींचते हो, वो च्युइंगम खिंच जाती है, उसमें बहुत जल्दी वो, आप च्युइंगम खींचते हो खिंच जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वापस रिगेन भी नहीं कर पाती। पर आपने एक चीज नोटिस करी है, च्युइंगम को कितना ज्यादा खींचना पड़ता है तोड़ने के लिए। च्युइंगम खिंचती चली जाती, खिंचती चली जाती, खिंचती चली जाती है, वो एंड में फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, च्युइंगम को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, इतना लंबा खिंच जाती है, टूटती नहीं है, और खींचो तब जाके टूटती है। वो होता कि नहीं होता? इसको बोलते हैं डक्टाइल। तो उसका डी और ई, डी और ई बहुत दूर होता है, मतलब आपने उसको, आप उसको खींच देते हो सच दैट उसमें बहुत इजी डिफॉर्मेशन आ गया। आप उसके ये जो डी पॉइंट था, फ्रैक्चर पॉइंट, आप आराम से फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच गए। आपने, आपको पता तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, आपको फ्रैक्चर पॉइंट पता तो नहीं चलेगा, बट स्टिल समझने की कोशिश करना कि च्युइंगम को आप खींचते हो, आपको लगता है हाँ भाई पूरा खिंच गया, पूरा अच्छे से खिंच गई, पूरा अच्छे से खिंच गई, और खींचा और खींचा और खींचा, टूटती नहीं है, टूटती नहीं है, टूटती इन द सेंस वो ब्रेक नहीं होती, कटती नहीं है, और खींचना पड़ता है तब जाके कटती है। बिस्किट टूट जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटल। तो आप मान के चलो जिसका डी और ई डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, डी और ई डिस्टेंस बहुत ज्यादा, वो डक्टाइल होता है। वही पॉइंट्स का मेंशन मैंने कर दिया, पॉइंट्स का मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच वायर भी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बचपन में, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है, रबर बैंड ऐसे चिपका के मारते थे लोग को, ऐसे पीछे खींच के मारते थे लोग को, है ना। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेच करते हो तो उसमें क्या होता है भाई, एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। एक पॉइंट मुझे बताना है, मुझे एक गजब का पॉइंट बताना है, जस्ट याद आया मुझे। आप बताना, स्टील ज्यादा होता है, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबर बैंड या फिर रबड़? कमेंट करना, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबड़? आप इसको नेट पे चेक कर सकते हो। आई वांट यू टू कमेंट, आई वांट यू टू कमेंट। इसको मैं क्लास में लूंगा, अपनी अनअकैडमी क्लास पे लूंगा, ठीक है, अनअकैडमी क्लास पे लूंगा। स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबड़? इसको देखना, ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको बताऊंगा मैं। हालांकि नहीं, अगर लेट्स से आप बहुत टाइम बाद कोई 2022 2023 का एक्सपेरिमेंट देख रहा है तो उसको वो नेट पे चेक कर सकता है, बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे कि स्टील इलास्टिक, नेट पे मिल जाएगा, स्टील इलास्टिक होता है कि रबड़ इलास्टिक होता है, ठीक है। देखना, सोचना, ठीक है, सोचना। खैर ओके, अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। ये याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये याद करना पड़ेगा। जी हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ओके गाइस, तो यार सॉरी फोन आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट, फायर भी हो सकती है, कुछ रॉड भी हो सकती है, कोई भी जो चीज स्ट्रेच हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। और ये है एनर्जी का। बट अगर क्वेश्चन में पूछे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अगर मैं एनर्जी पर वॉल्यूम पूछूं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, खत्म। क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। क्लियर है, खत्म। क्लियर है कि नहीं, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाएगा। समझ में आती है मेरी बात, समझ में आती है? तो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। फिर इसको और अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हो वाई टाइम स्ट्रेन लिख सकते हो अपने हिसाब से, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो जो मैंने बताया, एनर्जी होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाएगा, उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग,
हाफ के एक्स वाई तो आपको याद ही होगा, नहीं याद तो याद कर लो, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप उसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स एक्स एंड वाई। इट इज ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर। एक्स के लिए है क्लोज और वाई के लिए है फार। फार जो जिसमें डी और फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट जिसमें बहुत दूर दूर है, वो मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल होता है। तो वाई क्या होगा, डक्टाइल होगा, एक्स क्या होगा, ब्रिटल होगा, ब्रिटल एंड डक्टाइल। क्लियर है, ब्रिटल एंड डक्टाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें क्लोज होता है वो होता है ब्रिटल, जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। जो हमने बात करी थी डीई की बात करी थी, डीई पॉइंट की बात करी थी, वही चीज है। इफ इन अ वायर यंग्स मॉडुलस y longitudinal strain x is produced, then value of potential energy stored in its unit volume is। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वो होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। हाफ स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब लेकिन एक दिक्कत आ गई भाई। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जिस टर्म्स में गिवन है उस टर्म्स में तो आ ही नहीं रहा आंसर। आप देख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो हाफ फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको किसके टर्म्स में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वाई के टर्म्स में लिखना है। तो हमने क्या किया, ध्यान समझना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा मतलब टफ नहीं है, बट नॉर्मली है, बट किस हिसाब से लिख रहे हैं। तो एनर्जी बाय यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो आपको स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल ना लिख के उसने स्ट्रेन दे ही रखा है एक्स, ये पूरा स्ट्रेन दे रखा है एक्स, ये पूरा स्ट्रेन दे रखा है एक्स, तो हाफ स्ट्रेस इनटू एक्स हो जाएगा। हाफ क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू एक्स, ये इनटू हमारा थोड़ा सा हो सकता है, परेशान कर सकता है। हाफ स्ट्रेस इनटू एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ना एक्स को ऐसे लिख देता हूं, मैं एक्स को ऐसे लिख देता हूं, हाफ स्ट्रेस इनटू एक्स। स्ट्रेस भी गिवन नहीं है, स्ट्रेस निकालने का तरीका है भैया। स्ट्रेस क्या होता है, वाई बाई स्ट्रेन होता है। तो हाफ स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ वाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, हाफ वाई एक्स स्क्वायर, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। जो आगे इसका डी ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो अभी तक पूछा कभी गया नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर का। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ये एक है, खैर ये तो एक इससे भी फील आ रहा होगा, जैसे एक भारी ऑब्जेक्ट जैसे आप लेते हो, जब भी आप एक भारी ऑब्जेक्ट लोगे तो आप देखो बीच में सैगिंग आ जाती है, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, ये चीज थोड़ा सा ये लेंथ का सैगिंग आ जाती है, ये आपने नोटिस किया होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, कोई प्लैंक रखा हुआ है और कोई लोड लगा दो या उसका अपना वेट कह लो, तो देखो थोड़ी सी सैगिंग आ गई, देयर इज सम सैगिंग। तो ये जो कितना सैगिंग आया, इसका एक फॉर्मूला होता है, कभी पूछा नहीं गया। सैगिंग का फॉर्मूला क्या है, WL³ अपॉन 4BD³Y। ये शायद इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए सब कुछ दे रखा है, इसका कुछ न्यूमेरिकल इस पे कुछ है नहीं, बस ये फॉर्मूला दे रखा है। वेट ऑफ द लोड, इलास्टिसिटी है ना, Y इसका इलास्टिसिटी है, L लेंथ है, B ब्रेथ है, D डेप्थ है। बस इसमें ओनली थिंग टू रिमेंबर, जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये क्या याद रखना है, इंक्रीजिंग द डेप्थ रादर देन ब्रेथ इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द बेंडिंग। आप चीज समझना मेरी बात, ये जो बेंडिंग है, मतलब ये जो ऐसे नीचे ढलान, ये जो बेंडिंग आ गई, वो क्या है, WL³ अपॉन 4BD³Y। तो आप देख सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D³ है। तो आप देखो ये D³ है, मतलब अगर आपने लेट से आपको बेंडिंग कम करनी है, अगर आपने D को बढ़ाया तो बेंडिंग कम हो जाएगी, वैसे अगर B को बढ़ाओगे तो भी बेंडिंग कम हो जाएगी। तो बेटर रहेगा कि डेप्थ को बढ़ाया जाए।
बेटर रहेगा डेप्थ को बढ़ाए। सर व्हाट इज डेप्थ? अभी डेप्थ समझाते हैं, बट अभी इतना समझ लो कि अगर डेप्थ को बढ़ा दिया जाए, ऑब्जेक्ट की डेप्थ को बढ़ा दिया जाए, ऑब्जेक्ट की डेप्थ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डेप्थ का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। अभी पहले इतना चीज समझ लो, अभी एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है? अभी इतनी चीज समझाता हूं, पहले इतना से समझ लो कि ऑब्जेक्ट की डेप्थ पे वर्क करना बेटर होगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रोपोर्शन, ये को डी क्यूब है, ये डी क्यूब है। तो अगर आप लेट से आप कल को आप करते हो 2 टाइम्स डी करते हो, 2 टाइम्स डी करते हो, तो वो हो जाएगा 8d क्यूब। 2 से 8 बन जाएगा, 2 से 8 बन जाएगा। तो डेप्थ पे वर्क करना बेटर है, डेप्थ पे वर्क करना बेटर है। अब सर व्हाट इज डेप्थ? व्हाट इज डेप्थ? डेप्थ का मतलब क्या है? देखो डेप्थ का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, हालांकि इतना कोर्स में नहीं है, हालांकि इतना कोर्स में नहीं है। डेप्थ का मतलब आप ये मान के चलो, ऑब्जेक्ट को आप अगर आप मोटा कर दो, ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऐसे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को बहुत मोटा कर दिया, मेरे पास बहुत मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास एक बहुत मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे अगर आप कोई, आप सोचे एक पेपर लो, एग्जांपल लो, अगर मैं इसका एक पेपर ले लूं, एक पेपर ले लूं, पेपर तो तुरंत ढीला पड़ जाएगा। तो जितना मोटा ऑब्जेक्ट होगा, आप करते भी ऐसा हो गया, आप तुम इमेजिन करके देखो, कोई पुल पे तुम्हें चढ़ना है, कोई पुल पे तुम्हें चढ़ना है, कोई कोई पुल है लेट से, कोई पुल है लेट से, कोई पुल है लेट से, तो आप कोशिश करोगे पुल मोटा हो, पुल पतला दुगला वो होगा, पुल अगर पतला दुगला होगा, जैसे पैर रखोगे अंदर ढस जाएगा, पैर अंदर रखोगे ढस जाएगा। तो उसका ये जो होती है, ये है डेप्थ इसकी। ये मोटा पुल होगा तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया बेस बना रहेगा, तभी तो बेस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हैं, तभी बेस को मोटा रखा जाता है। जैसे मेरा ये जो कैमरा रखा हुआ है, उसके नीचे मैंने बहुत मोटी बुक रखी हुई है, मैंने जो बुक रखी हुई है बहुत मोटी बुक रखी हुई है, क्योंकि मोटी बुक से क्या होगा, मोटा बुक से क्या होगा, इलोंगेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब जो ये जो सैगिंग हो रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतना बस, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बता दिया कि सैगिंग को हटाना है तो ऑब्जेक्ट को और मोटा कर दो तो बेटर हो जाएगा। चलो जी, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर आना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।